हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो वेलकम है हमारे 11th का और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर्स। ओके, तो हमारा चैनल आरटी एकेडमी आपको प्रोवाइड कराता है पूरे साल का सिलेबस, लेक्चर्स। ओके, तो इसको लाइक करके चलें। आज हम अपना नया चैप्टर उठा रहे हैं आफ्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम सेल के बारे में काफी अच्छे से जान चुके थे और ये भी जान चुके थे कि कौन से केमिकल्स हमारे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। हमने उस केमिकल का भी डिस्कशन किया था और चैप्टर था बायोमोलिक्यूल, जहां पर हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड इन सब की बात करी थी और यही सारे कंपोनेंट हमारे सेल के हुआ करते थे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर थोड़ा सा हमसे ऊपर जा रहा है कि अब हम जब समझ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी हो या अदर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर से बनी है जिसे हम सेल कहते हैं, और ये भी जान चुके हैं कि सेल किससे बना हुआ है, तो कम से कम दिमाग में एक चीज अब आती है कि सेल कोई हुआ नहीं है, कोई बाहरी चीज नहीं है, हम और आप सिर्फ सेल की ही देन है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमारी सेल एक से दो हो रही है, दैट्स मीन वो डिवीजन कर रही है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। शायद आपको पता हो, जानना पता हो तो मैं बता रहा हूं। जब अर्थ पे हम आए तो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल। मींस हमने इसको नाम दिया जाइगोट। ये हमारा जाइगोट जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है, यानी हमारे फादर के स्पर्म, हमारी मदर के ओवम, इन दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना, हमने उस स्ट्रक्चर को जाइगोट नाम दिया। आप मान नहीं सकते कि ये जाइगोट आप देख ही नहीं सकते हैं नेकेड आई से, और सोचिए इस जाइगोट से एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी एक ऐसी बॉडी जहां मिलियन बिलियन सेल्स पाई जाती हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया? कैसे एक ना दिखने वाली सेल से बड़े बड़े पहलवान तैयार हुए, इतनी बड़ी बड़ी ट्रीज तैयार हुई? हमने इसी चीज को समझने के लिए एक नाम दिया सेल डिवीजन। इसी को हमने बोला सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल डिवाइड होकर के दो या फिर 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। 2 और 4 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब एक खास बात यहां पर जो टर्म आपको समझने के लिए आएंगे आगे, जिस सेल में डिवीजन होगा वो मदर सेल होती है। जिस सेल में डिवीजन है वो मदर सेल है, जो बनने वाली सेल है वो हमारी डॉटर सेल है, तो जो सेल है वो मदर सेल है जिनमें डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन के बाद जो सेल बनेगी वो डॉटर होगी। बहुत से लोगों का सवाल आता है, सर डॉटर ही क्यों, सन क्यों नहीं कह सकते? तो इस सवाल का जवाब ये है कि किसी चीज को पैदा करने की जो नेचुरल पावर है वो फीमेल में ही। मेल सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, लेकिन भगवान ने जो पावर दी है कुछ जनरेट करने की, अपनी बॉडी से दूसरी चीज को जनरेट करने की, वो फीमेल को दी है। इसलिए यहाँ पर मदर से डिवाइड होकर डॉटर बनी, क्योंकि यही डॉटर आगे जाके फिर डिवाइड होंगी, तब इनको मदर बोला जाएगा। ओके, तो अगर सेल डिवीजन यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर एक सेल से 2 सेल या 1 से 4 सेल बनती है, कैसे बनती है, तो हम अपने आप को नहीं समझ सकते। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, जब भी हमारे कोई इंजरी होती है तो डॉक्टर्स एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, बैंडेज लगा दिया, आपको लगता होगा वो क्रीम घाव भरती है, लेकिन ऐसा नहीं। क्रीम सिर्फ इंफेक्शन से रोकती है। आपकी सेल में वो पावर है कि वो 1 से डिवाइड होके 2 या 4 बना देंगी। तो जो आपका
घाव या वाउंड जो आपका हील अप हो जाता है, वो हील अप किस लिए हो रहा है? वो हील अप हो रहा है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से ही आपका घाव बढ़ता है। आप अभी एडोलसेंस एज में हैं, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब अच्छी करें, मैरिज भी होगी, बच्चे भी होंगे। अब बच्चों को पैदा करने के लिए एक खास सेल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम स्पर्म नाम देते हैं। वो स्पर्म कहां से आएंगे? ऐसा तो है नहीं एक बार आपने स्पर्म इजैकुलेट किया, बॉडी से बाहर किया, अब दोबारा नहीं बनने वाला, खत्म हो गई पावर, ऐसा तो है नहीं। आप तो लगभग 50 साल तक कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे, है ना? तो जो आपकी बॉडी में स्पर्म डे बाय डे बनता है वो भी सेल डिवीजन की देन है। यानी अगर सेल डिवीजन नहीं है तो आप कभी फादर नहीं बन सकते या मदर नहीं बन सकते। तो सेल डिवीजन की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आप और हम जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ने वाली है, देन भी सेल डिवीजन की है, क्योंकि हम बने हैं हमारे फादर के स्पर्म से और मदर के ओवम से। तो आप समझ लीजिए इस चैप्टर की कितनी वैल्यू है। तो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल ये हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो हमने आप समझाई कि भाई सेल डिवीजन क्या है। तो द फॉर्मेशन ऑफ 2 और 4 डॉटर सेल फ्रॉम अ मदर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन है। एंड अब सेल डिवीजन और सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेल की साइकिल क्या होती है, चलो समझना चालू करते हैं भाई। तो हम चलते हैं अपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, देखिए बेहतरीन सेल है और सेल देखिए कैसे 1 से 2 हो रही है। सवाल ये भी उठेगा कि सर आखिर सेल डिवाइड क्यों कर रही है? देखिए जैसे कि आपकी क्लास होगी और मान लीजिए आपके स्कूल के क्लास की सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स, टीचर है, अभी सब मैनेज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन वही स्ट्रेंथ अगर 400 हो जाए क्या होगा? टीचर का कोई कमांड नहीं हो पाएगा उन स्टूडेंट्स पे। अभी टीचर का जब कोई कमांड नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स को, तो ये कहा जाएगा भाई सेक्शन डिवाइड करिए, इसके सेक्शन डिवाइड करिए। वही तो यहाँ भी हो रहा है। जब सेल का न्यूक्लियस सेल पे कंट्रोल खो देता है क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो रहा है, सेल इनलार्ज हो रही है, और जब सेल का साइज बड़ा होगा, जब सेल का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस कहता है अब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब हमारा डीएनए इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सेल का साइज बढ़ रहा है, तो ये होगा भाई सेल को डिवाइड कर दिया जाए और हमारी सेल 2 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसलिए सेल डिवीजन होता है क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं रहता सेल पे। क्लियर? तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई वही इंपॉर्टेंस आपको बताई जा रही। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिवीजन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। The mechanism of division and multiplication of cells together constitutes cell reproduction. इसी को हम सेल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? एक सेल से 2 सेल बन रही है, तो सेल का यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, वो भी सेम चीज है, और सेल डिवीजन है वो भी सेम चीज है, दोनों सेम चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास सेल साइकिल। अब आपकी जैसी एक लाइफ साइकिल, आप कभी छोटे थे, अभी एडोलसेंस प्यूबर्टी में आए हैं, देन अभी आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन फेज आ जाएगी, ऐसे ही एक सेल की भी साइकिल है। जहां पर सेल बनी, अभी डॉटर थी, अब सेल में चेंजेस होंगे, धीरे धीरे करके साइज सेल का बड़ा होगा और अब वो डिवीजन करने वाली होंगी। अब वो जो डॉटर थी अभी, अब वो मदर कहलाएंगी। तो ये जो एक टाइम ड्यूरेशन चल रहा है कि एक सेल बनी और फिर से डिवाइड हो रही है, इस बीच के टाइम ड्यूरेशन को हमने नाम दिया सेल डिवीजन या सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की बात करते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ अ सेल ड्यूरिंग व्हिच अ सेल सिंथेसाइज डीएनए, ग्रोज एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक फेज, ओके, इज अ कंस्टिट्यूएंट प्रोसेस। अब मैं आपको एक सेल साइकिल का फ्लो चार्ट बताता हूं, इस टाइम में ध्यान से देखिए, प्यारी प्यारी सेल्स है छोटी छोटी, और इस सेल्स के देखिए बीच में ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल। अब देखिए सेल का न्यूक्लियस वही है और सेल साइज इंक्रीज कर रही है, तो अब न्यूक्लियस भी 2 हो जाता है। न्यूक्लियस 2 हो जाए, कैसे 2 होगा? जो डीएनए होता है वो डीएनए कंटेंट 1 से 2 हो जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, हालांकि 12th में पूरा चैप्टर है इस पे, लेकिन यहाँ पे समझिए, हर एक सेल को डीएनए चाहिए क्योंकि डीएनए ही प्रोटीन बनाएगा, कैरेक्टर बनता है। हर एक सेल को डीएनए चाहिए। अगर इस सेल के न्यूक्लियस में मान लीजिए 19 पेयर डीएनए हैं,
तो दूसरी जो सेल बन रही है ये भी कहेगी 19 पेयर डीएनए चाहिए, 19 पेयर डीएनए चाहिए। इसके लिए जो हमारा डीएनए होता है अपने नंबर को जस्ट डबल करता है, 19 पेयर है तो ये 38 पेयर बन जाएंगे, यानी हर एक डीएनए अपने नंबर को डबल करना। देखिए कैसे 1 से 2 बनना है, तो जो 19 पेयर है जस्ट डबल हो जाएगा, 38 पेयर हो जाएगा। अब 38 पेयर जो है, जो 38 पेयर है, इस 38 पेयर में 19 पेयर एक न्यूक्लियस में और 19 पेयर एक न्यूक्लियस में चला जाएगा। 19 पेयर इधर गया, 19 पेयर बराबर डीएनए पहुंचे हैं। बराबर डीएनए पहुंचने के कारण सेल एक जैसी रहेगी, सेल में वेरिएशन नहीं आएगा। भाई हमारे अगर सेल में डिवीजन यहाँ पे खरोच लग जाती है, कोई स्क्रैच पड़ गया और अगर उसकी जगह नई सेल आती है तो क्या उसका रंग दूसरा हो जाता है? क्या नहीं होता, सेम स्किन जैसा होता है, होता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि डिवीजन से पहले हमारे न्यूक्लियस का डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब 1 से 2 हो जाना चाहिए, एक डीएनए से 2 डीएनए होता है। जब ये रेप्लिकेट करेंगे सारे डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक भाग चला जाएगा एक सेल में, एक भाग चला जाएगा एक सेल में। इस तरीके से सेल में हमारा डीएनए कंटेंट बराबर पहुंचता है और कैरेक्टर मेंटेन। तो इस बात का देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए फ्रॉम अ पैरेंट डीएनए। ओके, चलिए मैं आपको कुछ अपने स्टाइल में सेल साइकिल को डिफाइन करता हूं। देखिए हेडिंग पढ़ते हैं हमारी सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल साइकिल के हमने 2 पार्ट किए। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत आसान रहेगा करने में। पहला है हमारा इंटरफेस। फर्स्ट फेज इज इंटरफेस and second is division phase. Division phase, division phase ये इसी का दूसरा नाम है माइटोटिक फेज। इंटरफेस में फिर हम 3 पार्ट करेंगे। फर्स्ट इज G1 phase, second S phase and third G2 phase. माइटोटिक फेज के भी हम 2 पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस and second cytokinesis, cytokinesis। ओके, तो सेल साइकिल के हमने 2 फेजेस किए। फर्स्ट फेज इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज। कोई भी सेल अपने आप को डिवाइड करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगी। प्रिपेयर कैसे करेगी? अपने डीएनए के नंबर को जस्ट डबल कर लेना, अपने साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन को बढ़ा देना, है ना, जिससे कि जब सेल डिवाइड हो तो दोनों चीजें इक्वल अमाउंट में जाए। तो इसके लिए सेल को तैयार होना पड़ता है। तैयार होने के लिए जो हमारा फेज है सेल साइकिल का वो बन जाता है इंटरफेज। अभी जब सेल तैयार हो जाएगी, अपना डीएनए का डुप्लीकेशन कर लिया, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन डबल कर लिया, सेल ऑर्गेनल्स डबल हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन पे अब हमारी सेल डिवीजन के लिए तैयार है और वो फेज हमारा डिवीजन फेज में जाएगा। ओके, या माइटोटिक फेज में जाएगा। तो डिवीजन या माइटोटिक फेज में 2 चीजें होंगी। पहला डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहला होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब जब डीएनए बन ही चुका है तो टेंशन किस चीज की? न्यूक्लियस का पहले डिवीजन हो जाएगा। न्यूक्लियस का डिवीजन इन द सेंस डीएनए बढ़ जाना। ठीक है, ये ना समझिए रुल्ला इस रखना 20 से कट कर दिया डिवीजन हो गया, नहीं। न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस के अंदर मेन क्रोमैटिन फाइबर होते हैं और वही क्रोमोसोम क्या होते हैं? अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो ये हो गया क्या? कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियन है, इसलिए बना है कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म से लिया गया है साइटोकाइनेसिस।
तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो आप बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ओके, तो दो चीजें हो गई। तो ये फ्लोचार्ट आपकी हेल्प करेगा सेल साइकिल को समझने में। तो आपसे अगर कोई कहता है सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल कंटेन टू फेजेस, फर्स्ट इंटरफेज एंड सेकंड डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज। इंटरफेज कंसिस्ट करता है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। चलिए अब एक एक की डिटेल को समझते हैं कि तीनों फेजों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है फेजेस का। चलिए आते हैं। तो सेल साइकिल को जैसे मैंने बताया टू फेजेस में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इंटरफेज, सेकंड एम फेज यानी माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या था, इंटरफेज में हमारी सेल प्रिपेयर हो रही है, और प्रिपेयर का मतलब कपड़े तो पहने ही नहीं। प्रिपेयर का मतलब है कि डीएनए को बनाना, सेल ऑर्गेनल्स के नंबर को बढ़ाना एंड साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। तो इंटरफेस का ये एम है हमारे कि सबसे पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। सेकंड थिंग, सेल ऑर्गेनल्स हमारे जस्ट डबल कर लिए जाएंगे, क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स के बिना सेल ही नहीं रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग वर्क है, प्लास्टिड का अलग वर्क है, गोल्गी बॉडी का अलग वर्क है ना। एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस सेल में जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है वो उतनी फंक्शनल होती है। जब ये दो हो जाएगी तो हमारा एम फेज आएगा यानी माइटोटिक फेज आएगा, जहां पर सेल अपने आप को डिवाइड करेगी। ओके, तो इट इज द फेज, इंटरफेज क्या है, रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। भले ही रेस्टिंग कहते हैं, रेस्टिंग मत है, लेकिन फंक्शनल है, काम हो रहा है इसमें, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोला गया। इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज, यानी एक सेल डिवाइड हो चुकी है और फिर होने वाली है, उसके बीच का जो फेज है वो इंटरफेज है। इट इंक्लूड्स सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। जैसे मैंने बताया डीएनए सिंथेसिस मतलब क्या, भाई रेप्लिकेशन, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, ये क्या है डीएनए सिंथेसिस। इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। 95% टाइम ये लेता है, लेना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में सेल को डीएनए बनाना है, सेल को एंजाइम बनाना है, सेल ऑर्गेनल्स बनाना है, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, इसलिए 95% टाइम लेता है। ठीक है, तो चलिए इंटरफेज में हमने कुछ कॉमन सी चीजें जानी। अब इंटरफेज के 3 सब फेजेस हैं, क्या है, पहला G1 फेज या गैप फर्स्ट फेज या एंटरफेज। ओके, दूसरा फेज या सिंथेटिक एस से सिंथेटिक फेज बना है, एंड G2 फेज या गैप सेकंड फेज। 3 फेज है हमारे पास, G1 फेज, गैप फर्स्ट फेज, S फेज और G2 फेज। तीनों फेजेस की क्या फंक्शन है जरा समझते हैं। सबसे पहले एक चीज जान जाइए कि S फेज का मतलब सिंथेसिस फेज है ना, सिंथेसिस फेज। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन कर रहे हैं। अब यार डीएनए, एक डीएनए से दो डीएनए का जो बनना है, डीएनए का जो बनना है यानी एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, ये कोई मामूली सी बात तो है नहीं कि आप कैंची लेके गए, काट के बना दिया डीएनए, दो डीएनए नहीं। इसके लिए आपको केमिकली एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, और एंजाइम्स अभी आप मेरे से आप पढ़े हुए बायोमोलिक्यूल्स में क्या फंक्शन होता है एंजाइम का, किसी सबस्ट्रेट से जुड़ना, एक नया प्रोडक्ट बनाना। तो बात ये समझे कि अगर एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस करना है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम बने किसके, प्रोटीन्स के। तो लिख दिया जाता है कि G1 फेज में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि जब तक एंजाइम नहीं होंगे तब तक डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो बीच वाले से याद रखना है, यानी जो हमारा इंटरफेज का हमें एस से समझना है, एस मतलब सिंथेटिक फेज, एस मतलब सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, डीएनए, और डीएनए जस्ट डबल होने के लिए चाहिए एंजाइम। एंजाइम कहां, पहले तो बनाओगे, और पहले बनाओगे तो कहां दोगे, सो गैप फर्स्ट फेज। तो सिंपल सी बात है, गैप फर्स्ट फेज में क्या होगा सर, गैप फर्स्ट फेज में एंजाइम का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसकी हेल्प से हमारा डीएनए डुप्लीकेट करता है। एंड थर्ड G2 फेज में सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, सारे काम हो जाएंगे तो इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट वाइज। G1 फेज या एंटीफेज कहते हैं इसको, नया टर्म है एंटीफेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज, इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मेन इवेंट्स क्या है,
कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल होगी। सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव क्योंकि भाई डीएनए का डुप्लीकेशन होना है। प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। मशीनरी जो टर्म ले रहे हैं, ये मशीनरी का मतलब ही है एंजाइम्स। डीएनए के डुप्लीकेट करने के लिए एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, हो गया। सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होना है हमारे जीवन फेज में। ओके, देखिए जीवन फेज में कैसे हमारी मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रही है, उनका साइज भी बढ़ रहा है। एस फेज, एस फेज मींस सिंथेसिस फेज। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्रोमोसोम है, ये डीएनए का हाईली कंडेंस पार्ट क्रोमोसोम होता है। यानी डीएनए अगर ऐसा है, अगर इसको बहुत ही कंडेंस कर दें तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा क्रोमोसोम होता है। तो सेल डिवीजन के समय डीएनए क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सिंगल थ्रेड भी क्रोमोसोम है, और जब ये रेप्लिकेशन करके दो बना रहा है ऐसे, तो ये भी क्रोमोसोम है। दोनों ही कंडीशन क्रोमोसोम के अभी नॉर्मल है, डीएनए डुप्लीकेट कर लिया, देखिए ऐसे दिखाई पड़ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, डीएनए क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है। क्रोमोसोम डीएनए ही है, बट डीएनए का कंडेंस्ड पार्ट है। In this DNA replication takes place, amount of DNA per cell doubles। अब यहाँ पर एक नीट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिकल का एक क्वेश्चन यहाँ पर निकलेगा। क्या क्वेश्चन आएगा मेडिकल के लिए? क्वेश्चन ये है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। डीएनए के नंबर जस्ट डबल हो गए हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो इस पे क्वेश्चन दे देता है कि कोई सेल थी जिसने एस फेज में 20 डीएनए थे, तो बताइए 20 डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे इस फेज में, और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसा नीट में पूछा गया है। तो 20 डीएनए से डीएनए तो डबल हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। ओके, तो वही यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। डीएनए का जो अमाउंट है पर सेल में एस फेज में डबल हो जाएंगे, बट आप देखेंगे क्रोमोसोम नंबर अपने फेज में 2 के 2 ही है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 20 डीएनए है एक सेल में, और ये सेल डिवाइड करेगी, एस फेज में जाएगी, तो कितने डीएनए हो जाएंगे, कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर 40 डीएनए हो जाएंगे, बट क्रोमोसोम 20 ही रहेंगे। क्लियर? In animal cell replication begins in the nucleus and the centriole duplicate in the cytoplasm. एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे बोलते हैं सेंट्रियोल। याद रखिएगा, प्लांट सेल में ये चीज नहीं पाई जाती है, ये है सेंट्रियोल। ये है सेंट्रियोल जो पाया जा रहा है हमारे सेल के अंदर। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर है जो सेंट्रियोल है, जो हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। G2 फेज पे चले आए, तो G2 फेज यानी सेकेंड ग्रोथ फेज है। अब सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या क्या होना है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली, सेल हमारी ग्रोथ करती जाएगी, बढ़ती जाएंगी। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स कंटिन्यूअस, आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, क्योंकि बात है G2 फेज की, और G2 फेज में हमारे सेल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके, एंड अब आते हैं एम फेज पे। जैसे कि मैंने बताया कि एम फेज को माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता है। ये डिवीजन फेज है। अब जब सारी चीजें जस्ट डबल हो चुकी है, सेल के अंदर का डीएनए डबल हो चुका है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, तो अब सेल को डिवाइड होना चाहिए। ये वो वक्त होता है जब सेल अपने आप को डिवाइड करने जा रही है, या तो वो 1 से 2 या तो 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो एम फेज या माइटोटिक फेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। It represents the actual cell division, माइटोसिस में। In human cell cycle, तो पहले याद रखेंगे, जैसे ही बन जाएगा तो पहले क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कैरियोकाइनेसिस, देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी डीएनए बढ़ रहा है। अभी देखिए, अब देखिए ये डीएनए था, मींस क्रोमैटिन फाइबर था, ये आपका क्रोमैटिन फाइबर है, ये आपका क्रोमैटिन फाइबर था।
डन। एंड अब देखिए क्रोमैटिन फाइबर किससे डीएनए बदल गया, देखिए डीएनए देख रहे हैं यहाँ, यही डीएनए कंडेंस काफी हो गया इसलिए इसी को हम क्रोमोसोम नाम दे देते हैं। है भाई चीज, स्टेज अलग है, नाम अलग है, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। तो जब डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का, अब सब कुछ बढ़ चुका है तो क्यों ना भाई सेल भी डिवाइड कर दी जाए, जो मेन एम था। अब देखिए सेल में भी पिंच बन रही और इस पिंच के कारण क्या हो गया, हमारी सेल साइटोकाइनेसिस कर रही है, साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो गया, साइटोप्लाज्म अंदर चला गया, अंदर चला गया और हमारी 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो ये साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल्स बन गई। कुछ पॉइंट्स है इन ह्यूमन सेल साइकिल, इट लास्ट्स फॉर ओनली अबाउट हैंड, 1 घंटे का टाइम लगता है हमारी सेल को डिवाइड होने में। हालांकि अलग अलग ऑर्गन में सेल डिवीजन की अलग अलग एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जो ज्यादा एक्टिव है वहां जल्दी हो जाता है। एम फेज माइटोटिक फेज इंक्लूड, जैसा कि मैंने बताया, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब जब कभी भी आप सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे या सेल साइकिल का नाम लेते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपके ब्रेन में सारी चीजें घूम जानी चाहिए कि हाँ डिवीजन के पहले 2 चीजें घटनाएं घटेंगी, एक है इंटरफेज एंड सेकंड हमारा डिवीजन फेज या माइटोटिक फेज या एम फेज के नाम से। इंटरफेज पे जाएंगे तो आपको डीएनए बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एस फेज हो गया, एस से सिंथेसिस हो गया। तो एस फेज में डीएनए बनेगा, लेकिन डीएनए बनेगा कैसे, एंजाइम की मदद से, प्रोटीन की मदद से, इसलिए आपको एस फेज के पहले फेज पढ़ना पड़ेगा जो है G1 फेज। गैप फर्स्ट फेज था, एस फेज था एंड गैप सेकंड फेज, 3 फेजेस हो गए हमारे पास। जब आपके सारे फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म बन गया, डीएनए बन गया, तो देर का है कि भाई अब चलो उठा करके इनका कर दो एम फेज, तो उसमें वहां क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। The cell that do not divide further exit G1 phase। अगर सेल G1 फेज के बाद डिवाइड नहीं हो रही है, रुक गई G1 फेज पे, एंड एंटर इन इनएक्टिव स्टेज, और सेल इनएक्टिव स्टेज चली गई, कह अब डिवाइड नहीं होंगे, G1 तो हो गया, G1 फेज बन गया, एंजाइम बन गया, अभी एस फेज होने ही वाला था, उसने रोक दिया, अब मैं नहीं बनूंगी, वो इनएक्टिव हो गई, सेल कुछ कारण से होगा इनएक्टिव हो गई। अब जब वो इनएक्टिव हो गई तो इस फेज को हम क्यूसेंट स्टेज कहते हैं या G0 क्यूसेंट स्टेज। तो ये भी एक क्वेश्चन उभर के आता है बढ़िया, जो आप एग्जाम में और फर्दर मेडिकल की क्लासेस में, मेडिकल के उसमें पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी, जब कोई सेल G1 फेज में रुक जाती है तो वो कौन से स्टेज को शो करता है, तो वो क्यूसेंट स्टेज को शो करता है, सेल वहां पर कुछ देर के लिए थम गई है, इनएक्टिव हो गई है। सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट। कह रहे ऐसे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे लेकिन डू नॉट प्रोलिफरेट, डिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये प्रोलिफरेशन नहीं कर पाएंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर जो बेस था हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे, और वहां पर जो हमने टॉपिक उठाया था वो था हमारा सेल साइकिल, वो कंप्लीट हुआ। इसके रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में हमारे सेल के सारे हमने फेजेस डाले, अब हमें समझ में आ गया कोई सेल डिवाइड होगी तो उसके पहले ये घटना घटेगी। तो आगे की घटनाओं की जानकारी के लिए सेल की हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में सेल साइकिल के ऊपर कुछ और चर्चा होगी, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।